आज की तासिका में हम आज का सुविचार देखते हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल है तो जीवन है। आप सभी को पता है कि जल के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। जल है तो कल है, अगर जल आज है तो हमारा भविष्य भी कल रहेगा। जल को दूषित होने से हमें बचाना है, इस ओर कदम बढ़ाना है। जल को हमें दूषित होने से रोकना है और इसी ओर हमें अपना कदम बढ़ाना है। तो यह नारे भी है, जल से संबंधित कुछ नारे भी है। तो इन नारों को आपको हमेशा याद रखना है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल को दूषित होने से हमें बचाना है, इस ओर कदम बढ़ाना है। इसी पाठ से संबंधित यह नारे मैंने बताया है आज आप लोगों को। पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था उसमें यह चीज पढ़ी थी कि किस प्रकार से पानी की शिकायत लोग करते हैं। एक दरबार है जहाँ महाराज है, मंत्री है, पानी है, हवा है और कुछ लोग हैं, और लोग पानी की शिकायत लेकर आए हुए हैं। शिकायत में क्या था कि पानी अपने साथ गंदगी बहा कर लेकर आता है, वह पानी क्या है, दूषित है। और पानी क्या कहता है अपने आप को सही साबित करने के लिए कि मैं निर्मल हूँ, मैं दूषित नहीं हूँ। मुझे कौन दूषित कर रहा है? मनुष्य दूषित कर रहा है। वह मेरे जो तालाब होते हैं, तालाबों में जानवरों को नहाने के लिए छोड़ देते हैं, जो अपनी गंदगी वहां छोड़ देते हैं। नदियों में कारखानों का दूषित पानी आता है। इस प्रकार से वह अपना पक्ष रखते हुए कहता है। तो अब हम आज आगे का भाग देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि पानी किस प्रकार से दूषित हो रहा है और मनुष्य क्यों उससे दूषित कर रहा है पर अपनी गलतियों को मान नहीं रहा है। किताब की ओर ध्यान देंगे सब लोग। महाराज, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है। जब महाराज पूछते हैं कि आपके पास इसका क्या सबूत है कि यह पानी दूषित करता है, गंदा करता है, तब लोग आपस में फुसफुसाकर यानी आपस में बातें करते हैं, धीरे धीरे, बुदबुदाना कहते हैं जिसे। एक उसमें से कहता है, महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। अब एक व्यक्ति कहता है कि ठीक है, ये मान लेते हैं कि हम दूषित करते हैं, पर इसकी तो अपनी मनमानी है पानी की, कहीं बरस रहा है तो कहीं नहीं बरस रहा है। इस प्रकार से वह व्यक्ति कहता है। अब यहाँ पर आपको कृति पूर्ण करवा सकता है कि पानी की मनमानी क्या है। पानी की मनमानी तो कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना। दूसरा, फिर पानी कहता है, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। पानी कहता है कि महाराज, मेरी मर्जी कहाँ चलती है? मर्जी यानी मेरी इच्छा कहाँ चलती है? जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, अनुकूल यानी व्यवस्थित, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, अनुरूप हो मेरे, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहां मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। वह कहता है कि महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मर्जी नहीं चलती है। जिधर ढलान हो, ढलान यानी उतार, ऊंचा भाग, जैसे पहाड़ी होता है, पहाड़ी का जो टोक होता है वह ऊंचाई होती है, और ढलान यानी जो पहाड़ी से स्लैंटिंग होकर जो आता है ना, वो ढलान होता है। तो वह कहता है कि जहां ढलान हो वहां मैं बहता हूं, क्योंकि पानी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता ना। अगर उसे जाने के लिए जगह मिलती है, चाहे छोटी सी ही गली क्यों ना मिले, रास्ता मिले, तो वो वहां से भी अपना रास्ता खोजकर बना लेता है। और ढलान, अगर हम किसी भी वस्तु पर जब हम पानी डालते हैं तो पानी एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। हम एक ग्लास में भी जब पानी लेते हैं तो हम सोचेंगे कि एक बूंद ग्लास के अंदर ही गिरकर सिर्फ वही मध्य में ही स्थिर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है।
पानी बहता है ना, उसे रोका नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से वह कहता है कि जहां ढलान हो मैं वहां बहता हूं, और जहां मेरे अनुकूल सही अनुरूप वातावरण मिलता है वहां मैं बरसता भी हूं, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर क्या कर दी है? मैदान बना लिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के कारण भी यही लोग जिम्मेदार है। अब यहाँ पर पानी कह रहा है कि जो बरसात न होने का जो कारण है वह कारण भी लोग है। यहाँ पे कृति भी आ सकती है आपको कि पानी यहाँ बरसता है। पानी कहाँ बरसता है? तो जिधर ढलान हो, जहाँ माहौल अनुकूल हो। और पानी न बरसने के क्या कारण है? कि पेड़ काट डालना, वन नष्ट कर देना, लोगों ने पहाड़ियों के काट कर मैदान बना दिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको कृति युक्त प्रश्न देखो, 4 लाइन में आपको 3 कृति युक्त मैंने आपको बता दिए कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर उसके उत्तर लिखो। दूसरा व्यक्ति कहता है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? फिर से यहाँ पे अब चौथी कृति मिलेगी आपको कि अधिक वर्षा के कारण जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। पानी कहता है कि जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? लोग फिर आपस में बात करते हैं। अब पानी कहता है कि जो बादल बना है, अब जो बादल बना है, भाप वाष्पीकरण के कारण ही बादल बनते हैं ना, तो बादल बनने के बाद तो वह बरसेंगे ही। और फिर जहां वर्षा का पानी बहना है वही बहेगा, जहां नदी बहनी है वही बहनी चाहिए। और मुझे सुस्ताने यानी मुझे अपना मार्ग तो ढूंढना ही होगा ना। और मैं अगर एक जगह तुम मुझे बांध के रखना तो ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों ने ऐसी ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं जहां मेरा स्थान है। मैदानों में जहां बहने के लिए पानी होना जाता है, नदी, वहां पर लोगों ने अपना घर बना लिए हैं। निचले निचले स्तर पर अपना घर बना लिए हैं। तो अगर बाढ़ आती है, अगर अधिक वर्षा होती है, तो ऐसे लोगों के घर डूबेंगे ही। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। महाराज, तीसरा व्यक्ति कहता है, महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ गई है और हमारा गांव क्या हुआ? उस बाढ़ के शिकार हो गया। और महाराज, पानी यह पागल हाथी की तरह बहते रहता है। पागल हाथी की तरह यानी मतवाला कहते हैं जिसे, कि अपने ही धुन में। तो वह इस प्रकार से तीसरा आदमी शिकायत करता है। पानी कहता है, नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। यह लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय में वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे जाता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। अब पानी कहता है कि नहीं महाराज, मैं तो देखकर बहता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ।
ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय वृक्षों के मध्य से पानी अपना रास्ता बनाता था। तो वही पानी कहता है कि अब लोगों ने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया है, काट दिया है और अपने घर वहां बना लिए हैं। मुझे अब रास्ता नहीं मिलता है, तो मैं भी क्या करूं? मैं तो ढलान देखता हूँ, मैं तो अपना रास्ता देखता हूँ, पर जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता और मैं सीधे बहता हूँ तो मुझे खुद को नहीं पता होता है कि मैं कहाँ बहकर जा रहा हूँ और मेरे बहने से कितना नुकसान हो रहा है। वह इस प्रकार से अपने आप को बताता है। मुझे खुद पता नहीं होता है कि मैं नीचे कहाँ गिरूंगा, और अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता है। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। महाराज, कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारनो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। अब महाराज कहते हैं कि कोई और शिकायत है तुम लोगों की? तो कोई कुछ नहीं कहता है, सब शांत होते हैं। तब उनकी चुप्पी, चुप्पी यानी चुप रहना, गवाह यानी साक्ष्य। तो वह महाराज कहते हैं कि तुम लोग चुप है, इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी गलती मान ली है और तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती है और तुम अपनी गलती को सुधारो, तभी पानी निर्मल रहेगा और उपयोगी उसे रहने दो। इस प्रकार से यहाँ पर पानी ने अपने पक्ष को रखते हुए मनुष्य को दोषी बताया है और मनुष्य को संदेश दिया है कि उसे शुद्ध और दूषित होने से रोकना हमारा ही कर्तव्य है। यहाँ श्रवणीय में देखो बाजू में बताया गया है, अस्पताल में अपने किसी बीमार रिश्तेदार से मिलकर उनके अनुभव हमें सुनना है। दूसरा पठनीय में, असंतुलित आहार, जंक फूड से स्वास्थ्य की होने वाली हानि की जानकारी पढ़िए और चार्ट बनाइए। तो ये दोनों एक्टिविटी आपको करने हैं। अब यहाँ पर आपको स्वयंमत अभिव्यक्ति से संबंधित दो बताती हूँ मैं, कि आपको इस प्रकार से स्वयंमत अभिव्यक्ति आ सकता है कि हमारे दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है, इस बारे में आपके विचार स्पष्ट कीजिए। दूसरा, जल संकट से जूझता है, इस विधान को स्पष्ट कीजिए। तो जल से संबंधित परिच्छेद दिया गया है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि जिसे संबंधित होता है उसी संबंधित आपको स्वयंमत पूछा जाता है। उसी प्रकार से वृक्ष वर्षा लाने में सहायक होते हैं, इस विषय पर अपने विचार बताइए। तो ये 2-3 मैंने आपको स्वयंमत अभिव्यक्ति दी है, आपको मैं गृह कार्य में भी दूंगी जिसे आपको करना है। अगला भाग हम अगले तासिका में पढ़ेंगे। तो आज की तासिका में जितना भी हमने पढ़ा है बच्चों, इन सब चीज़ों को आपको नोट डाउन करके रखना है। कठिन शब्दों को, इसमें जो शब्द युग्म आए हैं उसे, जो विराम चिन्ह आए बताए गए हैं उसे, आपको सभी चीज़ को रेखांकित करके समझ कर लिखना है। अगर आपको नहीं समझा है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप में भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है? तो आज की तासिका में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।